चलू बा थोड़ी जे पढ़ता से पढ़ावल जाई ना पढ़े वाला के पढ़ा सकत। चलिए आज हम लोग को आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पढ़ना है। ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से मोदी सरकार ने जो है 2000 रुपया का नोट वापस लेने की घोषणा किया है, जिसका अंतिम तिथि अभी बचा हुआ है 30 सितंबर तक। हाँ, जितना 2000 रुपया ही नोट होकर ले आके हमरा के दे दिए लोग, हमरा लगे नहीं खे। ठीक बा। तो पहला न्यूज है 2000 मूल्य के करेंसी नोट आरबीआई ने वापस लिए, है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसका इतिहास भूगोल भी जान लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, एक न्यूज निकाले हैं, बहुत सारे न्यूज मिल जाएंगे, ऐसे ही कहते हैं आपको भी पढ़ने का उसका फायदा उठाइए। मोबाइल का जितना बेहतर फायदा उठा सकते हैं ना, वही हम आपको सिखाते हैं। जैसे नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ लिए तो ठीक है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो उसको गूगल पे टाइप 1000 आ जाएगा। 1000 के पीछे नहीं भागना है, कोई एक दो ज्यादा से ज्यादा। हाँ, उसे मटेरियल ले लिया, अपना काम खत्म हो गया। हाँ, डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। डिमोनेटाइजेशन देश में अब तक का मतलब ये वही देख रहे थे, 8 नवंबर 2022 का न्यूज है। तो ये वाला नहीं जोड़ा है ना, यानी 3 की जगह 4 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरीका से ये 8 नवंबर 2022 का न्यूज है ना। तो अभी तो 2000 वाला अभी ना हुआ है, तो 4 बार भारत देश में अब तक कितना बार, 4 बार नोटबंदी का लिया गया फैसला। जाने कब कब कौन से नोट पर लगी पाबंदी। भारत में सबसे पहले 1946 में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। उस वक्त यह फैसला लोगों के पास जमा काला धन वापस लाने के लिए किया गया था सबसे पहले, है ना। नोटबंदी कब किया गया था, 1946 में। वीडियो को देख करके नहीं होगा तो नोट्स बना लीजिएगा आप लोग ऐसे, ठीक है। चाहे देख ही रहे हैं कहां से ले रहे हैं आप लोग, तो सब आपके आंख के सामने काम कर रहे हैं। देश में काला धन रोकने और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मकसद से साल 2016 में आज ही के दिन नोटबंदी का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही के दिन देश को संबोधित करते हुए रात 12 बजे से, है ना, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मकसद से साल 2016 में, ठीक है। आज ही के दिन का मतलब हुआ 8 नवंबर, है ना। 8 नवंबर का न्यूज है ना ये। हाँ, 8 नवंबर 2016। हाँ, रात 12 बजे से 1000 के नोट को डिमोनेटाइज करने का ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही 1000 को बंद करके नया 2000 नोट जारी किया गया था। यानी 2000 नोट का जन्म कब हुआ था। हाँ, अच्छा लाइव वाला है वो चल रहा था। यह कोई पहला मौका नहीं था जब भारत में पुराने नोटों को डिमोनेटाइज कर उनकी जगह पर नए नोट जारी किए गए थे। इससे पहले भी देश में इसी प्रकार के डिमोनेटाइजेशन का फैसला कर पुराने नोटों की जगह पर नए नोटों के प्रचलन में लाया गया था। चलिए बताते हैं कब कब। तो सबसे पहले 1946 में, है ना। तो क्या हुआ था 46 में, ध्यान दीजिए। देखिए ये सब चीज आपको कोई 1 घंटा में साल भर का करंट वाला नहीं बता सकता है कि नहीं है। और सवाल कहां से आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन सेटर होता है बहुत विद्वान लोग होते हैं, बहुत विद्वान लोग होते हैं। वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है प्रतियोगिता दर्पण से या किसी दूसरे करंट अफेयर से। वो तो पूरी दुनिया की खबर का स्रोत उनके पास क्या है कौन जानता है कि नहीं है। हो सकता है न्यूज देखते हो, आजकल पढ़ता कौन है, ज्यादातर लोग न्यूज ही देखता है, वहीं से सवाल बना दिया। तो
इसलिए हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं ना कहां कहां से कुछ 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 ढूंढ के लाते रहते हैं। हमको बेस्ट चाहिए। हाँ, कोई भी चीज में देखते हैं कि हम बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। ये नहीं कि कोई टाइप है, माइंड सेटअप है कि यहां से लेना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय चेंज हो जाएगा, मेरा डिसीजन बदल जाएगा, है ना, इस तरीका से। तो 1946 में क्या हुआ था कि पहला नोटबंदी जो 1946 में हुआ था, जिसका ऐलान ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान किया गया था। मैंने उस समय तो भारत गुलाम था, आप लोग को पता है। हाँ, भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चबोल्ड वेवेल, माने बेवल साहब थे उस समय गवर्नर जनरल, उसके बाद माउंटबेटन साहब, याद है ना। बेवल साहब ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाले नोट डिमोनेटाइज करने को लेकर अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500, 1000 और 10,000 रुपए के हाई करेंसी के जो नोट थे ना, हाँ, कौन कौन, 500, 1000 और 10,000, ये 3 नोट को जो है प्रचलन से बाहर कर दिया गया, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किया जाता था। आजादी से पहले 100 रुपये से ऊपर के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह उस वक्त यह फैसला लोगों के पास जमा काला धन वापस लाने के लिए किया गया था, है ना। जो भी 100 रुपया से ऊपर का जो भी नोट था, तो 100 से ऊपर का उस समय 500 का था, 1000 का था, 10,000 का था, है ना। उस समय 200 रुपया ही नहीं था, तो सबको बंद कर दिया गया, है ना, इस तरीका से। चले, आजादी के बाद भारत में पहली बार जो नोटबंदी की गई थी जनता पार्टी की सरकार में, ऐसे याद रखिए, है ना, 1978 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना जनता पार्टी, मोरारजी देसाई, उनके समय में किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार की जड़ों को कमजोर करने और काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया। तत्कालीन जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी ब्रांचों के अलावा सरकारों के खजाने को बंद रखने का फैसला। ठीक है, इस तरीका से ये दिया हुआ है 1978 में। यहां से करते हैं। के बाद लीगल टेंडर नहीं बचेंगे। 3 सितंबर तक ये लीगल टेंडर है, उसके बाद नहीं होंगे। जिस तरह की प्राथमिक जानकारी है, इसका मतलब इसको कुछ लोग मिनी डिमोनेटाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि 2000 का नोट, चलिए न्यूज निकाले लो, कुछ जरूरत हुई तो सुनाए हम। कहाँ रही सन? हाँ, 2000 मूल्य के करेंसी नोट आरबीआई ने वापस लिए। एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के तहत आरबीआई ने 2000 मूल्य के करेंसी नोट का विधि ग्राह्य मुद्रा, लीगल टेंडर, यही रुपये का वैल्यू होता है, लीगल है, उसको सरकार मान्यता देता है, लिखा रहता है मैं वचन देता हूं, है ना, उसी को बोला था लीगल टेंडर मनी। और जब वापस लेता है तो वहीं लिख जाता है कि ये लीगल टेंडर मनी नहीं रहा, है ना। तो हर नोट पे लिखा रहता है, देखिएगा मैं वचन देता हूं, वहीं वचन जब वापस लिया जाता है तो इस तरह का होता है। तो लीगल टेंडर का दर्जा बरकरार रखते हुए इन्हें चलन से वापस लेने की घोषणा 19 मई 2023 को की। बैंक की 19 मई की विज्ञप्ति के अनुसार आम जनता 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक ऐसे नोटों को बैंक शाखाओं में जाकर अन्य मूल्य को नोटों में बदल सकती है या फिर अपने बैंक खाते में इन्हें जमा कर सकती है। बैंक खातों में जमा करने के लिए कोई सीमा नहीं है तथा यह जमाएं अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन रहेगी। बैंक काउंटर पर नोट बदलने के संबंध में आरबीआई विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक बार में अधिकतम कौगो नोट 10 नोट अर्थात 20,000 रुपया ही काउंटर पर बदलवाया जा सकेंगे। 20,000 तक की राशि के यह नोट बदलने की सुविधा आरबीआई के उन सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालयों जहां निर्गम विभाग स्थित है
में भी 23 मई 2023 से उपलब्ध कराई गई है। आरबीआई के ऐसे 19 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां हैं? तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना व तिरुवनंतपुरम। भारतीय रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार 2000 मूल्य के करेंसी नोट जारी करने का निर्णय जो है नवंबर 1916 में, याद कीजिए, है ना, 1916 में 500 और 1000 मूल्य के बैंक नोटों का विधि ग्राह्य मुद्रा का दर्जा हटाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकताओं को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया था तथा प्रचलन में अब अन्य मूल्य वर्गों के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने से 2000 मूल्य के नोट जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया था। इससे 2000 मूल्य के नोटों का मुद्रण 2018-19 से ही बंद कर दिया गया था। आरबीआई के अनुसार 2000 मूल्य के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी हुए थे तथा मार्च 18 के अंत में 6.73 लाख करोड़ मूल्य के ऐसे नोट चलन में थे। मार्च 2023 के अंत में चलन में 2000 मूल्य के करेंसी नोटों का कुल मूल्य 3.62 लाख रुपया ही था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2000 मूल्य के करेंसी नोटों का चलन में अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तथा अन्य मूल्य वर्गों के नोट ही चलन में नोटों की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ मुद्रा नीति को ध्यान में रखते हुए 2000 मूल्य के नोटों को वापस लेने का निर्णय आरबीआई ने किया है। चलिए, तो ये 2000 रुपए से संबंधित न्यूज है। अब अगला न्यूज हम लोग देखते हैं। वो न्यूज है बैंकों की अदावी राशियों को उनके सही मालिकों को लौटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान चल रहा है। अंडरलाइन कीजिए, 100 दिन 100 भुगतान अभियान क्या है, पूछेगा एग्जाम में। 100 दिन 100 भुगतान अभियान है ना, देखते हैं कुछ मिले इस पे। 100 दिन 100 भुगतान अभियान। बहुत चर्चित न्यूज नहीं, इसको लेकर के कोई अभी तक क्या 100 दिन 100 भुगतान अभियान, ठीक है भाई, ले देखे उतना हमनी से उकनी तेज बढ़ा सर उकनी के कुछ unclaimed money। चलिए देखा जाए न्यूज क्या है। अमाउंट, एक मिनट, बैंकों में बचत खातों और चालू खातों में बड़ी मात्रा में ऐसी पैसाएं रह जाती है जिसका कोई दावेदार नहीं होता है। कोई कोई ऐसा खाता होता है जिसमें बड़ी बड़ी राशि छूट जाती है, या तो मर गया, या कोई कारण हो गया, या कहीं चला गया, या भूल गया, हो भी सकता है। बहुत से लोगों का बहुत तरह का झमेला होता है कि नहीं? तो उस तरह के पैसा जिसका कोई दावेदार नहीं है, उन जमा राशियों जिनके खाते का संचालन विगत 10 वर्षों या उससे अधिक समय में नहीं हुआ है,
चल भाई ठीक बा, एगो हमरो खाता दिल्ली में बा, कितना 25 साल से, वो में 500 रुपये रहे। अब कोविड गोइनी तब कहीं किए जाई हेड ब्रांच में, है ना, बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता था पहला, तो अब वो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो विगत 10 वर्ष या उससे अधिक समय का नहीं हुआ है? जिनके खातों का संचालन विगत 10 वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं हुआ, ठीक है, मैंने 10 वर्ष से उसपे कोई ट्रांजेक्शन और रिजेक्शन आपने नहीं किया है, तथा साथ ही ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट जिनकी परिपक्वता की अवधि बीते, अगर मान ले कोई फिक्स डिपॉजिट 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 20 करोड़ का किए हैं और वो उस फिक्स डिपॉजिट का समय पूरा 10 साल हो गया, मैंने पूरा भइल 10 साल हो गए, है ना, तो वैसे पैसा 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है तथा जिनका कोई दावेदार नहीं है, ऐसी जमा राशियों को अदावी जमाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या कहा जाता है? अनक्लेम्ड, जिसका कोई क्लेम नहीं कर रहा है वैसा डिपॉजिट पैसा। ऐसी अदावी राशियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, जिसको शॉर्ट में DEA फंड में जमा करने का प्रावधान है। ऐसी अदावी राशियों के वास्तविक हकदारों की पहचान के लिए समय समय पर प्रयास रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में एक दिन एक नया 100 दिन 100 भुगतान, 10 डेज 100 डेज 100 पेज, 100 डेज 100 पेज अभियान की घोषणा आरबीआई द्वारा मई 2023 में की गई है, ताकि 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 अदावी जमा राशियों का पता लगाया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके। यह प्रयास बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमा राशियों की मात्रा को कम करने तथा ऐसी जमा राशियों को उनके सही मालिकों अथवा दावेदारों को लौटाने के लिए चल रहे प्रयासों का पूरक होगा। ठीक है, बढ़िया न्यूज है। हाँ, इसमें देखा जाए क्या लिख रहा है। सेम चीज है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में आप समझ गए हैं। बैंकों में करोड़ों की राशि ऐसी पड़ी है जिसका कोई दावेदार नहीं है। ऐसे में वित्त मंत्री ने हाल ही में निर्मला सीतारमन ने हाल ही में वित्तीय स्थिति और विकास परिषद की बैठक में सभी वित्तीय रेगुलेटर्स को अभियान चलाने को कहा था। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड राशि के लिए एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है 100 दिन 100 भुगतान। समझ में आ रहा है ना, कितना बढ़िया है ना। इस प्रोग्राम के जरिए आरबीआई ग्राहकों के अनक्लेम्ड पैसे की जानकारी प्राप्त करके उसे ग्राहकों तक क्या करेगी, ये पहुंचाएगी। तो 100 दिन 100 भुगतान के अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 100 दिनों के भीतर भारत के हर जिले के हर एक बैंक में 100 अनक्लेम्ड खातों की पहचान की जाएगी और उसके मालिक का पता लगाकर पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। इसके जरिए केंद्रीय बैंक बैंकिंग सिस्टम में पड़े लावारिस राशि का जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश कर रही है। इस कैंपेन का एकमात्र उद्देश्य है कि इसके जरिए सही मालिकों तक उनकी जमा पूंजी को पहुंचाया जा सके। अनक्लेम्ड राशि किसे कहते हैं? गौरतलब है कि अनक्लेम्ड राशि उसे कहा जाता है जिस खाते में 10 साल या उससे अधिक वक्त से किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन, तो घर बता दिया गार्जियन लोग के 10 साल से अगर छूछा न करे मैंने बाबूजी तो जाई छूछा तो नहीं कह दी, है ना। लगातार 7 साल विदेश रहने पर भारतीय नागरिकता खत्म और लगातार 10 साल अगर पैसा बैंक में रह गल अपने छूछा ना कोई नहीं तो अपने का पैसा खत्म, अनक्लेम्ड हो जाए। तो 10 साल है उससे अधिक किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं किया गया हो, इस तरह के खाते में जमा राशि को इनएक्टिव डिपॉजिट माना जाता है। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 21-22 में बैंकों में अनक्लेम्ड राशि बाप रे 48,262 करोड़ तक पहुंच गया है। 48,000 करोड़ रुपया जो है समझिए अनक्लेम्ड है। वही वित्त वर्ष 20-21 में यह राशि 39,264 करोड़ रुपए थी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है अपना तमिलनाडु में है, नंबर 1 पे, पंजाब में है, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहारों में बानी सर। हाँ, बहुत पैसा बा। पता करो लोगन जाके घरे दादा परदादा से का हो कोनो खाता होता खोलवैले लैयात पड़ता नहीं ना होगा तो इसी बैंक में जाके घुसिया जा लोगन, एसबीआई में,
हाँ, पुरनका बैंक हुए नहीं, वही में लटकल जाते, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बैंकों में जमा है। अनक्लेम्ड राशि का पता लगाने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। 6 मई 2023 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी दी थी कि अनक्लेम्ड राशि का पता लगाने के लिए आरबीआई ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इसके बाद ग्राहकों को अलग अलग बैंकों की वेबसाइट के बजाय एक ही पोर्टल पर अपनी अनक्लेम्ड राशि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए, तो ये था 100 डेज 100 पेज, है ना, 100 दिन में 100 भुगतान करना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है लेखा वर्ष 22-23 के लिए आरबीआई द्वारा 87,416 करोड़ का लाभांश का केंद्र को हस्तांतरण कर दिया गया। कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि लेखा वर्ष 22-23 में आरबीआई ने कितना लाभांश जो है, हाँ बस यही ध्यान में रखना है, केंद्र को हस्तांतरित किया है। तो 87,416 कितना किया है? हाँ, बस 21-22 में जहां मात्र 30,000 किया था, वहीं 20-21 में तो सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा 18-19 में होगा, है ना। सब डाटा दिया हुआ, बगल वाले पेज में जाइए ना। चलिए, विगत 5 वर्षों में देश में कोयला उत्पादन में लगभग 23% की वृद्धि कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट आई है। कोयला उत्पादन में कितना प्रतिशत हो? हाँ, चलिए, काला सोना। काला सोना माने कोयला। भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 23% की वृद्धि मोदी जी ने किया सराहना। काहे ना करिए, सही लौकता है ना। चलिए, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार कोयला के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय की प्राथमिकता है। देश में सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा करने तथा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक उपाय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं, जिनके चलते देश में कोयला उत्पादन में असाधारण वृद्धि हाल ही के वर्षों में हुई है। इनसे ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह जानकारी देते हुए कोयला मंत्रालय की 3 मई 2023 की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि 2018-19 में देश में, अंडरलाइन कीजिए, 2018-19 में देश में कोयला का कुल उत्पादन 728.72 मिलियन टन था, जो 2022-23 में कितना 22.6% की वृद्धि के साथ 893.08 मिलियन टन रहा है। कोयला मंत्रालय की, भर लीजिए ध्यान से, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सॉरी, 18-19 में 728, अब 22-23 में वो बढ़ के कितना हो गया 893 मिलियन टन। 893 मिलियन टन। कोयला मंत्रालय की इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि देश में कोयला के सबसे बड़े उत्पादन जो कोल इंडिया लिमिटेड CIL में कोयला का उत्पादन 18-19 में जहां 606.89 मिलियन टन से 15.9% बढ़कर 22-23 में 703.21 मिलियन टन रहा है। जबकि इसी अवधि में सिंगरेली कोलरीज कंपनी लिमिटेड का उत्पादन जो है
64.40 मिलियन टन से 4.3% की वृद्धि के साथ 22-23 में 67.14 मिलियन टन दर्ज किया गया है। कैपिट माइंस और अन्य खदानों में उत्पादन में सर्वाधिक 113.7% की जो है वृद्धि इस अवधि में हुई है, जहां यह उत्पादन 57.43 बिलियन टन से बढ़कर 22-23 में 122.72 मिलियन टन रहा है। चलिए, तो इस नीचे डाटा दे दिया गया है किसका कौन लिमिटेड का कितना बढ़ा है, अपना देखते रहिएगा। ठीक है, एक लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। इसी परिप्रेक्ष्य में 2022-23 में देश में कोयला उत्पादन का लक्ष्य 1012 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। चले 22-23 में देश में खाद्यान्नों सहित अधिकांश उपजों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान 2022-23 में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है ना, तो उसका भी डाटा थोड़ा देखा जाए। इसमें और कुछ तो विशेष है नहीं, देख लेते हैं। काला सोना यानी कोयला, काला सोना माने कोयला। ठीक है, सरकार के आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने की कोशिश है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने देश को सराहना किया है। चलिए, मोदी जी, वेरी गुड न्यूज फॉर द सेक्टर एंड ऑल्सो फॉर इंडियाज ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हाँ, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो ये किया उसी को टैग करके मोदी जी ने लिखा, वेरी गुड न्यूज फॉर दिस सेक्टर एंड ऑल्सो फॉर इंडियाज ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, है ना। अच्छा, डाटा कट गया है ना। तो आपको पता चलेगा 5 वर्ष में सबसे ज्यादा कोल इंडिया लिमिटेड CIL का, अभी बताया ना। हाँ, ऐसे करके ठीक है। और उसे SCCL है ना, इस तरीके से हमने देखा। ठीक ठीक है, इसमें और कुछ विशेष तो है नहीं। चलिए, ठीक। चलिए, तो उतना क्लियर नहीं है, काम चल जाएगा। ध्यान दिया जाए, फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 मई 2023 को जारी किए गए। इससे पहले जो है इस वर्ष के कृषिगत उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 14 फरवरी 2023 को और पहला जो है 22 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। पहले अग्रिम अनुमान मंत्रालय द्वारा उस समय जारी किए गए थे जब केवल खरीफ उपजों के संबंध में ही आंकड़े उपलब्ध थे। अच्छा, ये 22-23 के अग्रिम उत्पादन, ये जो फोटो है ये पहल का अग्रिम उत्पादन का है ये। हाँ, ठीक है। पहले अग्रिम अनुमान मंत्रालय द्वारा उस समय जारी किए गए थे जब केवल खरीफ उपजों के संबंध में ही आंकड़े उपलब्ध थे। चलिए, 14 फरवरी 2023 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में रबी और खरीफ दोनों ही उपजों के उत्पादन के आंकड़े शामिल थे। इन आंकड़ों में ही संशोधन करके अब तीसरे अग्रिम अनुमान 25 मई 2023 को जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों में 2022-23 में चावल, गेहूं, मकई सहित खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित किया गया है। तिलहनों का उत्पादन भी इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है तथा अन्य अधिकांश उपजों के उत्पादन में पूर्व वर्ष 2021-22 की तुलना में वृद्धि 22-23 में हुई है।
कृषि मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीति के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन के लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के तहत 2022-23 में प्रमुख फसलों के उत्पादन अनुमान निम्नलिखित है। इसमें से अंडरलाइन कर लीजिए। कुल खाद्यान्न VBI होता है 330.53 मिलियन टन रहेगा, ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद गेहूं चावल, बस उसका तिलहन, मोटे तौर पे तिलहन चले जाइए, दलहन, दलहन ऊपर है, दलहन ओवरऑल दलहन होता है, ओवरऑल तिलहन होता है। कुल खाद्यान्न चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन। हाँ चलिए, अब अपना डाटा जिनको पढ़ना होगा अपना पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम लोग। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का नया 5.1 चरण, हेलीकॉप्टर यात्राओं को प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, क्षेत्रीय संपर्क योजना एक चल रहा है जिसका नाम है उड़ान। क्षेत्रीय संपर्क उड़े देश का आम नागरिक, हमनियों के उड़े में सन लागत आओ, है ना। मोदी जी के सामने रखल हुआ, बड़ा प्रेरणा मिलेला। एगो चाय पिए वाला इतना आगे निकल गल तो हमनी के तो भात दाल सब खाई ले, है ना। तो हमनी के कितना आगे निकल सकत नहीं। चलिए, न्यूज देख के ही लग रहा होगा, उड़े देश का, मोदी सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी उड़ान योजना लॉन्च, देश का आम नागरिक हवाई यात्रा कर सकेगा। दुनिया में इस तरह की यह पहली योजना है। योजना की पहली उड़ान जनवरी 2017 में हुई थी। विमान से 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा तथा हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिए किराए की सीमा मात्र 2500 रुपया। माने देहात में कहावत ना है, जन्म सोगारत करल। देहात में वो कहावत है नु, तो जन्म सोगारत कर लिया हमनियों के उड़ के। ये मोदी जी के इच्छा बाकी जन्म सोगारत कर लोगन एक बार उड़ के। चलो, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2016 में ही शुरू की गई है। ये बताइए, अंडरलाइन कीजिए, गप ना करो प्लीज, ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान लो, न्यूज पर ध्यान देना। यही बात यही जन याद हो जाए, क्या जरूरत तुम्हारे घर पढ़ला के, खाली जब रिवीजन कर लेवा। इतना फोटो वोटो ये सब करते निकाला, बार बार काले समझे नहीं कि कम से कम दिमाग में फिगर तो बनी नू, है कि नहीं। इससे फायदा हो रहा है कि नहीं, कोई बोल रहा होगा तो दिमाग में तुरंत आ जा रहा होगा, है कि नहीं। हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अगर हम अपना प्रोफेशनली तरीका से सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमको तो पढ़ाना है, पढ़ा देते हैं, हटा देते। लेकिन देख रहे हैं जितना आराम से पढ़ा रहे हैं, खोज क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए ना कि आपको समझ में आए। पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ड्यूटी पूरा करना? बिल्कुल नहीं। पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप सीख जाइए, आपको याद हो जाए, आप सवाल बना पाइए, वही ना गुरु सफल है। अभी थोड़ी हम ड्यूटी करने आए, हम ड्यूटी करने नहीं आए हैं। एक बात ध्यान दीजिए, हम आपको सिखाने आए हैं, है ना। तो इस और आप भी सीखने के सोच से आइए। नहीं आ रहे, बहुत लोग नहीं आ रहे, कौन घर जाके खोज रहे हैं, अभी मत आइए, नहीं मन लग रहा हो तो सीधा बात है। लेकिन जो लोग 10, 20, 50 पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दीजिए कम से कम, मेरा यही मानना है। जो नहीं आ रहे हैं उनके घरे तो नहीं जा रहे हैं देखने, खोजने नहीं जा रहे हैं भाई, उसका अपना जिंदगी अपना बर्बाद करे, कुछ करे, उसको क्या मतलब है। अब बच्चा नहीं ना है ना। तो प्लीज जो लोग आ रहे हैं ध्यान से पढ़िए। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2016, अंडरलाइन कीजिए, अक्टूबर 2016 में शुरू की गई उड़ान। उड़ान इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक योजना के 4 चरण क्रियान्वित किए जा चुके हैं तथा 5वां चरण जिसका नाम है 5.0 शुरू किया जा चुका है। इस योजना के तहत छोटे शहरों को भी विमान उड़ानों से जोड़ा गया है तथा आम आदमियों को रियायती किरायों पर हवाई यात्राएं सुलभ कराई गई है।
इसके लिए विमानन कंपनियों को सरकार से सहायता प्राप्त होती है। इस योजना का अब और आगे विस्तार करते हुए हेलीकॉप्टर मार्गों में भी इसे लागू करने के लिए इसके 5.1 संस्करण की घोषणा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2023 में की है। इस दौरे को विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए तैयार किया गया है। इससे सुदूर क्षेत्रों के साथ साथ अन्य मार्गों पर भी हेलीकॉप्टर सेवा को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके लिए यात्रियों के लिए किराए में 25% की कटौती तथा ऑपरेटर्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग सीमा में काफी वृद्धि जहां की गई है, वहीं ऑपरेटर्स के लिए रूट मार्ग के चयन में भी सुगमता लाई गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मानना है कि आरसीएस उड़ान यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का यह संस्करण यानी 5.1 आम आदमी को सस्ते किराए पर देश के सुदूरवर्ती स्थानों की हवाई यात्रा करने की अनुमति देने की प्रधानमंत्री की विजन की दिशा में एक और कदम होगा। ठीक है, अब देखिए दिमाग में बन गया उड़ान, कम से कम इतना तो पता है, हम नहीं लगा कि नहीं आम नागरिकों के लिए। ये कब शुरू किया गया था? 2016 में, है ना। इस तरीका से ये सब दिमाग में चलता रहेगा। अभी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसको एग्जाम जाइएगा, हो सकता है ऑप्शन देखिएगा याद आ जाएगा आपको, है कि नहीं। ये सब चीज ध्यान रखें। चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ में वृद्धि हुआ है। सीधे डाटा निकाला ना, डाटा निकाला। हाँ, 2022-23 के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लाभ देख लो। एसबीआई के सबसे ज्यादा भलाई है, 50,232 करोड़ रुपया का लाभ हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे नंबर पे है 14,109। कैनरा बैंक ऐसे ही अपना डाटा है, देखिए इंटरेस्ट पैदा कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट न्यूज नीचे देखिए, रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। रेल विकास निगम आरवीएनएल को नवरत्न कंपनी का। इस तरह देश में जो है अब 13 को नवरत्ना हो गया है, अब 12 को महारत्ना पहले से है ना। नवरत्ना को हो गया, 13 को नवरत्ना, अब 12 को महारत्ना। महारत्न नवरत्न तेल लगावो लोग, नवरत्न नवरत्न कंपनी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एगो 13। ठीक बा। ये सही है। चलिए ध्यान दीजिए, रेल विकास निगम को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिए जाने के बाद नवरत्न कंपनी का संख्या कौग हो गया है। हाँ, ये ध्यान में रखना है। तो पहले दिया गया दर्जा उसको देख लेते हैं, फिर लिस्ट देखते हैं। रेल मंत्रालय के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल को नवरत्न कंपनी का दर्जा मई 2023 में प्राप्त हो गया है। इससे पहले सितंबर 2023 में मिनी रत्न कंपनी, इससे पहले इसको कौन दर्जा था? मिनी रत्न कंपनी का दर्जा इसे दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की
इस कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी जो है 3,000 करोड़ की है, जबकि चुकता पूंजी जो है पेड अप कैपिटल इसके पास है 2,085 करोड़। नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो जाने से इस कंपनी को परिचालन के मामले में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता मिल जाएगी। इसके साथ ही इसकी वित्तीय स्वायत्तता एवं अधिकारों में भी वृद्धि हो जाएगी। इससे जो है आरबीएनएल की प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा। नवरत्न कंपनी को सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही 1,000 करोड़ तक के निवेश स्वयं ही करने की अनुमति होती है। याद रखिएगा, ये सब फैक्ट्स है। जो भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलता है जिस कंपनी को, उसको 1,000 करोड़ तक का निवेश जो है बिना सरकार से पूछे कर सकता है। साथ ही कंपनी का नेटवर्थ जो है 15% तक किसी एक परियोजना के लिए अथवा नेटवर्थ का 30% तक पूरे वर्ष के दौरान बिना पूर्वानुमति के निवेश करने की अनुमति रहती है। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जाने से, अंडरलाइन कीजिए जनरल कंपटीशन, देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या अब कौगो हो गया है, चलिए 13 गो हो गया है। का नाम, और इसलिए सोचिए इसको काहे दिए हैं, क्या कि यहाँ पे हमको 2-3 चीज मिला है। एक, उस कंपनी का स्थापना कब हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है कि नहीं है? ये अच्छा डाटा है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका स्थापना जो हुआ था 1954 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था 1900 और इसका मुख्यालय बंगलुरु में। एनएलसी यानी एनएलसी इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1956 में और मुख्यालय कहाँ है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है ना, इसका स्थापना 1981 में और मुख्यालय, ये सब ध्यान रखिएगा, नवरत्न चर्चा में है, हो सकता है दे दे कंपनी का मुख्यालय का नाम, बता रहे पहले, है ना। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 65 में और इसका मुख्यालय, उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका स्थापना 1982 और मुख्यालय विशाखापट्टनम। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 नोएडा में मुख्यालय है। रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है ना, REC, अच्छा इसका शेयर का दाम इसलिए बहुत बढ़ रहा है अभी। REC 1969 में स्थापित हुआ था, दिल्ली में है ये मुख्यालय। उसके बाद MTNL महानिगम इंडिया लिमिटेड, जगह BSNL बनू वही है, MTNL दिल्ली में चलेला ये सब है ना, तो हम इसका सिम का यूज भी किए हैं। महानगर निगम इंडिया लिमिटेड 1986 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड 1986 नई दिल्ली में मुख्यालय है। 11वां नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, अच्छा NBC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन 1960 में मुख्यालय कहाँ है? उसका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1950 में मुंबई में मुख्यालय है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1958 और इसका मुख्यालय कहाँ है? चलिए लिस्ट ऑफ नवरत्न कंपनी। मिनी रत्ना 2 प्रकार का होता है, और मिनी रत्ना छोड़िए, पहले महारत्ना पे चला जाए। महारत्ना को गो है, महारत्ना को गो है 12 गो है, देख रहे हैं ना, सबका एकदम लेटेस्ट डाटा मिल गया हम लोग को। तो 12 कंपनी का स्थापना वर्ष और मुख्यालय कम से कम जरूर जानना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए महारत्ना में आपको आएगा भेल 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 भेल, एकरे कहले भेल गेल, याद बनू, सेल गेल भेल पढ़ाई ले, तो भेल है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड 1964 नई दिल्ली है ना। BPCL, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दूसरा BPCL, क्या नाम है इसका? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1952 का ये मुंबई में मुख्यालय है। और उसके बाद गेल, गेल कितना बोली ले, सब महारत्ना बोली ले, गेल GAIL, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गेल भेल है समझ आओ तनु। तो गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड अर्थात भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, जिसका स्थापना 1984 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? उसके बाद CIL है ना, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था 1975 में और इसका मुख्यालय कोलकाता। उसके बाद IOCL, ये सब बहुत फेमस कंपनी है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म याद है, दिमाग में है। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका स्थापना 1959 और मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद है HPCL, आप लोग भी जानते हैं HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना कब हुआ था? 74 में, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और उसके बाद है आपको ONGC, ONGC ये कौन कंपनी है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1956 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। उसके बाद है एनटीपीसी। ये कौन है? एनटीपीसी, है ना? तो राष्ट्रीय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसका स्थापना 1975 में और मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 गुड़गांव मुख्यालय है। उसके बाद सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 मुख्यालय नई दिल्ली। उसके बाद है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 नई दिल्ली। एंड लास्ट है आरईसी इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और इसका मुख्यालय जो है, इसका स्थापना 1969 और मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस महीना के दर्पण में बहुत अच्छा चीज मिल गया, नवरत्ना महारत्ना। ठीक है, ये दोनों का नाम लिस्ट बना लीजिएगा और इसका मुख्यालय वगैरह देख के लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या स्मारक सिक्के चलन हेतु विधि ग्राह्य मुद्रा है? क्या स्मारक सिक्के चलन हेतु, अच्छा मतलब जो स्मारक सिक्के जारी किए जाते हैं ना, क्या वो विधि ग्राह्य है या नहीं है? 28 मई 2023 को नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर 75 रुपया का एक स्मारक सिक्का मोदी जी ने जारी किया था। ऐसे स्मारक सिक्के पहले भी विशेष अवसरों पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पूर्व सीबीआई की हीरक जयंती के अवसर पर 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। अभी तक अधिकतम 1000 मूल्य का स्मारक सिक्का 2010 में तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के 1000 वर्ष से पूर्ण होने की स्मृति में जारी किया गया था। ऐसे प्लीज क्या गप करता रहा मर्दे, बट ऐसे अनेक स्मारक सिक्के विभिन्न अवसरों पर स्मृति में समय समय पर जारी किए जाते रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या यह जो सिक्का है आम चलन में भी आएगा? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। 100% ओरिजिनल जितना स्मारक सिक्का जारी करल जाला वो प्रचलन ना याद रखेला जारी करल जाला, है ना? तो इसका स्पष्ट उत्तर है जब तक अलग से कोई अधिसूचना जारी न किया जाएगा ऐसे स्मारक सिक्के आम चलन के लिए जारी नहीं किए जाते हैं, तथा यह सिक्का विधि ग्राह्य नहीं होता है, लीगल टेंडर मनी नहीं है। इनका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से काफी अधिक होता है ना? यह सिक्के प्रायः संग्रह के लिए जारी किए जाते हैं। ऐसे सिक्के सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट से निर्धारित मूल्य चुकाकर ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 2022-23 में देश में जीडीपी में वृद्धि 7.2% रही। एनएसओ के ताजा अंतिम डाटा देते रहेला अपन। चलो आगे बढ़ो, जब फाइनल डाटा ही तो देखल जी। खत्म, आज के लिए इतना हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं जबरदस्ती थोड़ी पढ़ जाए। चलिए जितना पढ़ाए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 न्यूज है जो हम लोग का है छटनी करके निकाले हैं हम लोग, है ना? उसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा और फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले सप्ताह में नवीनतम सामान्य ज्ञान वगैरह ये सब देखा जाएगा। ठीक है, ये तरीका सही है ना पढ़ने का? आराम से हम लोग पढ़ भी रहे हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर भी बात कर ले रहे हैं। हाँ, इस तरीके से देखिए क्लास रेगुलर आइए, क्लास आइएगा।